बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के कफ़ालत सिस्टम के बारे में, जो 70 साल के बाद गुज़श्ता हफ्ते अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, चीज़ें कभी भी एकदम नहीं हुआ करती और ना ही सिस्टम एकदम तब्दील हुआ करते हैं। हर चीज़ बनने में भी वक्त लेती है और ख़त्म होने में भी वक्त लेती है। 70 साल का ये निज़ाम एकदम ख़त्म नहीं हुआ, ना ही एकदम बना था। आज हम बात करते हैं इसी पर। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी डिटेल में इस पर बात करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये निज़ाम पर बात हो रही थी तब्दील होने की। इससे पहले हम देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिस पर बहुत सारे लोग या बहुत सारे अवाम तनकीद करता नज़र आते थे। जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए भी पहले एक कफील का पेपर चाहिए होता था, जिसे वर्का बोलते हैं सऊदी अरब में। आपने गाड़ी लेनी है तो आपको कफील के नाम पर लेनी पड़ती थी। फिर आस्ता आस्ता ये वर्का सिस्टम ख़त्म हुआ। आप बग़ैर किसी पेपर के एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। इसी तरह पहले आप मक्का मदीना के लिए भी अगर आप किसी दूर दराज इलाके से आते हैं तो आपको कफील का पेपर दरकार होता था। आज इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता जिस तरह आप अपने नाम पर गाड़ी नहीं ले सकते थे, फिर आस्ता आस्ता आपको अपने नाम पर गाड़ी लेने की इजाज़त, बल्कि 2 गाड़ियाँ रखने की इजाज़त मिल गई। फिर इसी तरह आपको कफील का पेपर चाहिए होता था लाइसेंस के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए मसाइल होते थे। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको आस्ता आस्ता ख़त्म किया गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपके पासपोर्ट को भी आपके हवाले कर दिया गया। जी हाँ, इससे पहले पासपोर्ट जो था वो कफील के पास, जो आपका आजर होता है या जो कंपनी होती है, वो अपने पास रखती थी। तो आस्ता आस्ता ये तब्दील होते होते फिर आखिर इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, मौजूदा बादशाह को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस चीज़ को यकसर ख़त्म करके एक नया यूरोप तर्ज का कानून अमल में लाए, जिससे आने वाले वक्तों में बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हासिल होंगे और शायद कुछ लोगों को इसके नुकसानात भी हों। बात करते हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, न्यू सिस्टम के हवाले से कि किन को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है और किन को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये बात कि कौन से जो पेशे हैं जिन पे ये नया कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। जी हाँ, आपका तजारी पेशा हो जिसमें आप टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाई प्रोफेशनल्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, इस किस्म के जो भी प्रोफेशंस होंगे, जो भी इस किस्म के वीज़े होंगे, वो आपको इस चीज़ को फैसिलिटेट करने में आपके लिए बेहतरीन साबित हैं। क्यों कि आप अपना, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अपना खुरूज ओहदा जिसे कहते हैं कि री एंट्री वीज़ा आप लगा सकते हैं। फ़ाइनल एग्ज़िट आप इस पर अपने ख़ुद लगा सकते हैं, आपको कफील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये और बात है कि कफील किसी न किसी तरह आपके साथ, ये जो भी कफील को, अब जो कॉन्ट्रैक्टर आपका नया जो होगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी होगा, पहले कफील या आजर होता था। अब वो कफील सिस्टम ख़त्म करके आप बेस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है। ये कॉन्ट्रैक्टर आपका एक जो भी आपका माहिदा होगा, 1 साल का, 2 साल का, आप उसका कंपनी के साथ होगा और ये ऑनलाइन होगा। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन नहीं आएगा, आप इससे फ़ायदा नहीं उठ सकते। ये बात आप याद रखें। आपने गोसी पे जाके अपने अकाउंट को चेक करना है। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनलाइन नहीं करेगा, आप उस वक्त तक आप इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। आपके पास ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आपके ऑफशोर अकाउंट पे आप ख़ुद री एंट्री वीज़ा लगाएंगे, आप फाइनल एग्ज़िट पे खुद लगा सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ शराइत है कि जब आप री एंट्री वीज़े पे आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपका इसी रिक्वेस्ट का एक नोटिफिकेशन आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा। फिर वो 5 से 10 दिन का टाइम होगा और उस टाइम में वो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, आपको कोई इस चीज़ पे वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी जो छुट्टी की दरख्वास्त है वो प्रोसेस्ड हो जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान कफील ने या कॉन्ट्रैक्टर ने ऑब्जेक्ट किया, या कोई मसाइल थे, या कोई आपका लेन देन का मसला है, या आप कोई ऐसे पेशेंट जिसने आपने आप हैंड ओवर करना है, या कोई प्रोजेक्ट अनकम्प्लीट है उस पर आपने, तो आप उससे नेगोशिएट करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, या अपने पहले कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने नेगोशिएट कर लिया है, तो फिर वो आपको किसी किस्म को ऑब्जेक्ट नहीं देगा। दूसरी बात कि यहाँ से एक और चीज़ आप ये देखें कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी छुट्टी लगा सकते हैं। री एंट्री वीज़ा विल बी 1 मंथ।
उसके बाद अगर आपको जो आपका वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज ये होगा कि यू विल बी बैन फॉर द होल लाइफ। आपको पूरी ज़िंदगी के लिए सऊदी अरब आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हाजी, इससे पहले ये होता था कि अगर आप छुट्टी जाते हैं और छुट्टी जाके आपको अपना मौजूदा कफील पसंद नहीं होता था तो आप वहाँ पे स्किप हो जाते थे, वापस नहीं आते थे और 3 साल के बाद दोबारा आप किसी दूसरे वीज़े पर आ सकते थे। लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट के न्यू सिस्टम के हिसाब से आपका जो है ये ख़त्म कर दिया गया, ये सहूलत आपके लिए, आप फिर वापस नहीं आ सकेंगे। अगर आपने छुट्टी 1 महीने से ज़्यादा लगानी है तो फिर आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। वो आपकी छुट्टी 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने तक लगा सकता है। उसके बाद अगर आप जब अपने मुल्क में चले जाते हैं, जो भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जो भी हैं, तो वहाँ से आप अपने जो छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर सकते, किसी किस्म का आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने अकाउंट पे, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं कि आप यू आर आउट ऑफ द कंट्री। तो उस सूरत में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपकी छुट्टी एक्सटेंड कर सकता है, आपकी जो कुछ मसाइल हैं वो आपको वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकता है अगर वो करना चाहे। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने समझनी है। फिर एक और चीज़, जब आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 90 डेज़ होनी चाहिए। 90 डेज़ से कम में आपका री एंट्री वीज़ा नहीं लगेगा। और एक और चीज़ है कि जब आप फाइनल अगर जा रहे हैं तो फिर आपको फाइनल एग्जाम पर सिर्फ आप 15 दिन तक किंगडम में रह सकते हैं। उससे पहले आप 2 महीने रह सकते थे, 2 महीने तक आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मौजूदा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप सिर्फ 15 दिन रह सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिपार्चर होना होगा। यानी कि कोई चीज़ें होती हैं उनमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये कुछ बुरे फैक्ट भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं आपके लिए। तो यहाँ से अब देखें, फिर इसका आपको ये देखें कि आपको इसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, ये आपने आने वाले दिनों में आपको मालूम हो जाएगा। ताहाल अभी तक आपके ऑप्शन पे ये चीज़ एक्टिव नहीं हुई, मैंने देखा है, मेरे दोस्तों ने देखा है। हो सकता है ये वक्त आने के साथ कुछ दिनों में ये एक्टिव हो जाए और आपको ये फैसिलिटी मिल जाए। आप गोश्त पे भी आप चेक कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट भी चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे। फिर आप ऑप्शन में जाके आपको जब ये सूरत आएगी तो वहाँ पे आपको री एंट्री और इस चीज़ की तमाम वो आपको वो फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। ताहाल अभी तक ये अपडेट नहीं हुई, मेरे तक तो नहीं हुई, मेरे दोस्तों में मैंने पूछा उनसे भी नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएंगी क्योंकि जो है कानून इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। अब ज़ाहिर सी बात है हर वक्त एकदम तो नहीं, तो टाइम लगता है किसी चीज़ को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में। तो ये चीज़ें अब देखते हैं कि किन लोगों को ये इसका फ़ायदा नहीं है इस नए कॉन्ट्रैक्ट का। जी हाँ, इसमें सबसे पहले आप देखें कि जो घरेलू मुलाजिम होते हैं, जैसे अमल मंजिली है, जैसे लेबर है, जैसे खदामा है, सर्वेंट है, इसी तरह खानसामा वगैरह हैं, जो माली हैं, इन किस्म के लोगों को ये इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बदस्तूर अपने कफ़ीलों के अंडर रहेंगे और कफ़ील ही उनका जो भी उनके साथ मामलात हैं वो कफ़ील तय करेंगे। हाजिर ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको देता हूँ कि इन्होंने एक और सिस्टम नाज़र जो किया हुआ है तकरीबन 1.5 साल से, सऊदी इंजीनियरिंग कौंसल। जी हाँ, आपको उसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करने होते हैं। पहली मरतब आपको जब आप हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कफ़ील का एक पेपर चाहिए होता है और आपके कुछ डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट रिन्यूअल पर आपको या तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स, वेरीफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको फिर अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकामा बनेगा। अदरवाइज़ आपके जो सऊदी एजुकेशन कौंसल इंजीनियरिंग वो आपके रिन्यू का प्रोसेस नहीं करने देगा। जब आप अकामा रिन्यू कर जाए वहाँ पे आप आएगा कि आपने सऊदी कौंसल से मंजूरी नहीं हुई। तो इसके लिए आपने ये देखना है कि आगे आपके पास वेरीफाइड सर्टिफिकेट हैं, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करें। ये वेरिफिकेशन भी करते हैं। अगर आपने आज अपने सर्टिफिकेट अपलोड किए तो कम से कम 21 दिन लेंगे वो वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद फिर वो बताएंगे कि रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, फिर आप अपना अकामा रिन्यू के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम बात है, आपने इसको हल्का नहीं लेना, आपने इसको देखना है कि वाकई अगर आप हैं, या फिर आप उससे पहले वक्त से पहले अपना प्रोफेशन चेंज करके लेबर कर सकते हैं, या वो प्रोफेशन जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की। तीसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना जो कफ़ील के साथ जो आपने काम किया है, कंपनी के साथ काम किया, आपने अपना एंड ऑफ बेनिफिट सर्विस चेक करना है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाके देखेंगे ESB कैलकुलेटर,
एंड ऑफ बेनिफिट सर्विसेज जो है ये ESB कैलकुलेटर लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आप जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो सिचुएशन लिखेंगे, उसके बाद क्या कंडीशन पे आप यानी कि या आपको कफील निकाल रहा है या कंटिन्यू है या दोनों की म्यूचुअल से आप ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद आप ईयर्स लिखेंगे, अगर आपके मंथ्स हैं तो मंथ लिखेंगे, ये ऑप्शन है, आपको है नहीं है तो फिर आप जब वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका कितने साल का कितना एंड ऑफ द बेनिफिट सर्विस बनते हैं, कितने पैसे आपके बनते हैं, कितने आपके हकूक़ हैं। ये आपको आसानी से उस कैलकुलेटर से आपको पता लग जाएगा। ये सऊदी लॉ के हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता देगा। तो इससे जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कंपनी की तरफ कितने पैसे बनते हैं और आप उसके हिसाब से आप अपना आइंदा का लाज़िमा अमल भी तय कर सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मेरे पास अच्छी मालूमात होंगी तो मैं आपके सामने सऊदीया के हवाले से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।